रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिंबू दयाल सैनी आप सबका हमारे YouTube चैनल पथ सफलता पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल पथ सफलता पर रात 8 बजे रीट परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आज का विषय बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और आज का टॉपिक अधिगम, अर्थ एवं प्रक्रिया। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। आज का पहला प्रश्न, पहला, नया ज्ञान, आदत, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, स्किनर या गिलफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, क्रो एंड क्रो। अधिगम की सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, उसमें से ये पहली थी। अगला प्रश्न नंबर 2, अधिगम के पठार से क्या आशय है? ऑप्शन है अधिगम का सतत जारी रहना, अधिगम के बीच आने वाली रुकावट, या अधिगम स्वतः हो जाना, या अधिगम की गति में वृद्धि हो जाना। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। सही उत्तर है साथियों इसका ऑप्शन 2, अधिगम के बीच आने वाली रुकावट को अधिगम का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिगम का सोपान नहीं है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, मित्रों का सहयोग, या लक्ष्य प्राप्ति। अधिगम का सोपान कौन सा नहीं है, पहचान कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, अधिगम के विभिन्न सोपान होते हैं। जैसा कि आप देखिए उनका क्रम, सबसे पहले अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्बलन, अनुभवों का संगठन और अंत में लक्ष्य प्राप्ति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिगम की विशेषता नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन पहला, सीखना सतत प्रक्रिया है, सीखना उद्देश्यपूर्ण व विवेकपूर्ण है, सीखना निष्क्रिय प्रक्रिया है, और चौथा, सीखना सार्वभौमिक है। एक विशेषता गलत है, पहचान कीजिए उसकी। सही उत्तर है ऑप्शन 3, सीखना निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रक्रिया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि स्पीड तेज है तो आप वीडियो को रोक कर भी सही उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? यह अधिगम की दूसरी परिभाषा है। अधिगम की सभी परिभाषाएं लगभग 5-6 महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर या गेट्स। तो ये परिभाषा है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, गिलफोर्ड की ये परिभाषा है। साथियों, अधिगम की हर परीक्षा में 1-2 परिभाषाएं आती हैं, इसलिए आप सभी परिभाषाओं को याद करें। अगला प्रश्न, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है अधिगम के पठार, अधिगम के सोपान, नकारात्मक अधिगम, या ऑप्शन 4 है अधिगम स्थानांतरण। विचार कीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, अधिगम स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरे में काम में आता है तो वह है। अगला प्रश्न छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 6 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार या 4 प्रकार का। रॉबर्ट एम गेने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। अधिगम कितने प्रकार का है? तो उत्तर है ऑप्शन 2, 8 प्रकार का। बहुत ही कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। कोई विद्यार्थी हिंदी व्याकरण सीखने के बाद
संस्कृत व्याकरण सीखता है तो कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा? ऑप्शन है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा? विचार करके उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में काम आए तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, और यहाँ पर वही काम में आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है साल्टेन, गिलफोर्ड, वुडवर्थ या स्किनर। सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 स्किनर। अधिगम की सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा अधिगम उच्च श्रेणी का माना गया है? अभी हमने पढ़ा था कि 8 प्रकार के हैं, उनमें से उच्च श्रेणी का बताना है। ऑप्शन है संकेत अधिगम, शाब्दिक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या सिद्धांत अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है और विश्व विकास के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? 3 है, एक नहीं है। ऑप्शन है वातावरण, अभिप्रेरणा, तीसरा शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य और चौथा है सामाजिक न्याय। कौन सा प्रभावित करने वाला नहीं है साथियों? ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सामाजिक न्याय। इसका मतलब 3 प्रभावित करने वाले कारक हैं, वातावरण, अभिप्रेरणा और मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा का महत्व बताने वाली ये परिभाषा किस विद्वान की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है स्टीफेंस, थॉर्नडाइक, पावलोव या क्रो एंड क्रो। अभिप्रेरणा की परिभाषा है ये, किस विद्वान की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 स्टीफेंस। स्टीफेंस की परिभाषा है ये कि शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, डेनियल बेल और चौथा पील महोदय। ये परिभाषा है, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 पावलोव की। अधिगम की ये चौथी परिभाषा है। सभी परिभाषाएं हमें याद करनी है, लगभग 5-6 हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इसका मतलब 3 है, एक नहीं है। पहचान कीजिए। पहला है सीखने की अनुचित विधि, कार्य की जटिलता, मौसम में अस्थिरता और चौथा रुचि न होना। सही उत्तर है ऑप्शन 3 मौसम में अस्थिरता। ये अधिगम का पठार नहीं है, बाकी 3 हैं। 15वां है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? परिभाषा जितनी छोटी है प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है साथियों। ऑप्शन है वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक। अधिगम विकास की प्रक्रिया। सही उत्तर होगा वुडवर्थ। अधिगम लर्निंग प्रोसेस इज डेवलपमेंट। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न,
अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण नहीं है। ध्यान से सुनिए ऑप्शन। पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा इच्छा शक्ति, तीसरा कार्य की कठिनाई और चौथा अभिप्रेरणा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ये कार्य की कठिनाई ये व्यक्तिगत कारण नहीं है, बाकी तीनों व्यक्तिगत कारण हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अधिगम के वक्र कितने प्रकार के माने गए हैं? अधिगम का वक्र किसी आशय है अधिगम की जो गति है वो कभी मंद, कभी उच्च, कभी तेज, उसके आधार पर विद्वानों ने कुछ अधिगम के वक्र बताए हैं। तो विद्वानों ने कितने प्रकार के माने हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 4 प्रकार के। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, धनात्मक त्वरित वक्र, ऋणात्मक त्वरित वक्र और मिश्रित या एस आकार वक्र। तो ऑप्शन है 1, 4 प्रकार के अधिगम वक्र। अगला प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताने हैं। पहला धनात्मक स्थानांतरण, तीसरा ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है शून्य स्थानांतरण और चौथा उपयुक्त सभी। तो इनमें कौन सा है या कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण के ये तीनों प्रकार हैं। 3 प्रकार का होता है वो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगला प्रश्न, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रलोभन का नियम या प्रभाव का नियम। कौन सा नियम हम नहीं अपनाएंगे? सही उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन 3, प्रलोभन का नियम। बाकी तीनों नियम थार्नडाइक के अनुसार हमें इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये तीनों नियम तो सही हैं, ये प्रलोभन का नियम नहीं अपनाना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, अधिगम असमर्थता में कौन सा विकल्प बेमेल है? ध्यान से सुनिए सभी ऑप्शन। डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकृति बीमारी, डिसकैलकुलिया, गणना संबंधी विकृति, डिसग्राफिया, बोलने संबंधी विकृति और एलेक्सिया, सीखने संबंधी विकृति। ये कुछ बीमारियां होती हैं बच्चों में। तो कौन सी बीमारी किससे संबंधित नहीं है? इसमें एक बेमेल है, बाकी 3 सही हैं। विचार कीजिए। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, डिसग्राफिया। ये बोलने संबंधी नहीं बल्कि लेखन संबंधी विकृति होती है। बाकी तीनों सही हैं। डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी और एलेक्सिया सीखने संबंधी। साथियों रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों को शेयर करें। वीडियो में अपेक्षित सुधार के लिए आपके अमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का विषय है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। दिनांक है 7 जून 2020 और समय रहेगा रात्रि 8 बजे। तो तब तक के लिए नमस्कार। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। मिलिए हमारे चैनल के जो सितारे हैं, जो इस चैनल पर मेहनत करने वाले हैं, ऐसे उन लोगों से।